वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का चौथा अध्याय जलवायु चल रहा था। उसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। हमने जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। आज इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि भारतीय मानसून से संबंधित चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के कंटेंट की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा आज का कंटेंट देखिए, भारतीय मानसून। देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। दोस्तों, मानसून परिघटना पर ध्यान क्यों दिया था? क्योंकि दोस्तों, जिस दिशा में पवन आपकी प्रवाहित होती है या पवन बहती है, उसी दिशा में नाविक अगर अपना जहाज लेकर के आगे बढ़ेंगे तो स्पीडली वो लोग आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए नाविकों ने आपकी मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। क्योंकि जिस दिशा में पवन की दिशा बहती थी उस दिशा में उनके जहाज तेजी से आगे बढ़ते थे। अरबवासी लोग जो थे, जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था। ओके दोस्तों, मानसून शब्द ये आपका मौसम शब्द से आया है, जो मैं कल आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो अरब से निकला था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ ही आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, भारत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण नागरिकों के नाम आपको बता देता हूँ। अथनासियस निकेतिन, ये रूस के थे। वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल के थे। मैगस्थनीज, जो ग्रीक के थे। और इबन बतूता, मोरक्को के थे। और मार्को पोलो, इटली। और फाइयन आदि ऐसे आपके जो नाविक थे जो भारत आपके आए थे। ओके दोस्तों, अब देखिए मानसून का प्रभाव। मानसून का प्रभाव क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। जैसा कि कल मैंने आपको इंडिया के मैप के अंतर्गत बताया था कि इंडिया के मैप में दो प्रकार की मानसूनी दशाएं या जलवायु देखने को मिलती हैं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो उपोष्णकटिबंधीय, यानी कि इस लाइन के ऊपर की तरफ उपोष्णकटिबंधीय, नीचे की ओर उष्णकटिबंधीय जलवायु आपको देखने को मिलती है। देखिए, मैंने मैप भी लगाया। आप देखिए, भारत के दो भागों में अगर विभाजित करते हैं तो उत्तर की तरफ आपको उपोष्णकटिबंधीय और नीचे की ओर आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। इस प्रकार भारत में दोनों ही प्रकार की जलवायु का समावेश पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गएंगे। अब देखिए, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, स्थल यानी कि जमीन तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभिन्न प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। देखिए, समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस प्रकार जो आपके आ पॉइंट में दिया गया मानसून की शुरुआत का एक उदाहरण है। जैसे कि देखिए, गर्मियों में भारत का भूभाग यानी कि स्थल का भाग जो है समुद्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जिससे स्थल यानी कि जमीन पर निम्न वायुदाब बनता है और समुद्र पर क्या बनता है? उच्च वायुदाब। यानी कि इस घटना से क्या होता है, जमीन पर तो वायुदाब निम्न रहता है और समुद्र पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और देखिए, वायु के दाब के इस अंतर के कारण हवाएं क्या होती हैं? समुद्र से स्थल यानी कि जमीन की ओर बहती हैं, जो अपने साथ नमी नमी यानी कि ठंडक लाती हैं और मानसूनी बारिश का कारण बनती हैं। उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ गएंगे। अगला पॉइंट देखिए, बा पॉइंट। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं ITCZ क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्क, जो प्राय विषुवतीय व्रत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र कहलाता है आपका जो विषुवत व्रत में आप लोगों को काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ। एक बार फिर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे बीच पृथ्वी के जस्ट बीच में एक रेखा खड़ी हुई है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये आपकी विषुवत रेखा भी कही जाती है। तो इस यहाँ पर इसी की बात हो रही है कि विषुवत व्रत से लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। उत्तर कहाँ पर है दोस्तों?
दो वृत्त हैं आपके, उत्तरी अर्धवृत्त और एक दक्षिणी अर्धवृत्त। तो यह बात हो रही है 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी वृत्त में स्थित होता है। दोबारा सुनिए, यह निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है ITCZ जो है, जो विषुवत वृत्त से लगभग 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर में स्थित होता है और भारत में मानसून की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए, मैंने मैप भी यहाँ पर बनाया हुआ है, वर्ल्ड मैप भी लिया है, आप वर्ल्ड मैप भी देख सकते हैं। ये मैंने देखिए आपका भारत जो है एशिया महाद्वीप में, आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप आपका ये रहा और हमारा भारत यहाँ पर ये रहा। देखिए आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं एशिया महाद्वीप। और देखिए ये आपकी 20 डिग्री, ये जो पूरा क्षेत्र है जो बीच में से कट रहा है, ये विश्व को दो भागों में अलग कर रहा है, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश है, इसके नीचे दक्षिणी अक्षांश स्थित है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, पैरेलल होता है, लेकिन सूर्य की आवासीय गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है। देखिए, थोड़ा और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये क्या है, भूमध्य रेखा के पास एक निम्न दाब का क्षेत्र है। भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा जो आपके बीच सेंटर में है, तो भूमध्य रेखा के पास एक निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाएं आपस में मिलती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं। ये क्षेत्र गरज और भारी वर्षा का कारण बनता है। ओके दोस्तों, और इसका जो स्थान है मौसम के अनुसार बदलता रहता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, ITCZ का खिसकना और बता देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पर दिया गया सूर्य की आवासीय गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। देखिए ITCZ का खिसकना, देखिए गर्मी के मौसम में सूर्य का सीधा प्रकाश उत्तर की ओर होता है, जिससे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे वहाँ एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र विषुवतीय गर्त बनता है, जिसके कारण ये खिसकती हैं। अब देखिए, मानसून का कारण कैसे बनता है ये आपका ITCZ। देखिए, इस निम्न वायुदाब के कारण आपके दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करके उत्तर की ओर आ जाती हैं। ओके दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे पूरे ढंग से। अब देखिए 7 नंबर का बिंदु, देखिए हिंद महासागर में मेंडागास्कर के पूर्व 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। उस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति में तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ओके दोस्तों, हिंद महासागर में आपको मैप में दिखा चुका हूँ, आप एक बार दोबारा देख लीजिए। ये आपका इंडिया है और इंडिया के बाद आपका हिंद महासागर ये रहा। ओके दोस्तों, हिंद महासागर और मेंडागास्कर की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म होता है। तिब्बत के पठार की लोकेशन भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, तिब्बत आपका यहाँ रहा, तिब्बत का पठार आपका यहाँ पर स्थित है। तो तिब्बत का पठार दोस्तों जो कि अत्यधिक गर्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाकार वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण वहां पर होता है। देखिए, पठार का जो शेप होती है ऊपर से, आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से पठार होता है, ऊपर से जो पठार होता है बिल्कुल समतल होता है और जो पर्वत होता है वो चोटीदार होता है। ओके दोस्तों, अब देखिए पॉइंट नंबर या, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तरी पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। जेट धाराओं के बारे में मैं इस वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। देखिए, दक्षिणी दोलन क्या है। देखिए, दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब यानी कि वायु दाब की अवस्थाओं परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। दोस्तों, वायु का दाब तो बरसात को प्रभावित करेगा ही करेगा। जहाँ पर कम वायु दाब होता है दोस्तों, वहाँ बिजलियाँ भी ज़्यादा गिरती हैं। देखिए, सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर, अब देखिए दक्षिण प्रशांत महासागर आपके सामने मैंने वर्ल्ड का मैप लगाया हुआ है, आप देखिए, आप देख सकते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर आपका नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, साउथ पैसिफिक ओशियन। तो देखिए, जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तो हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय, हिंद महासागर कहाँ है, तो हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, यानी अल्टरनेट अपोजिट होते हैं दोनों।
लेकिन कुछ विशेष वर्षों यानी कि ईयरों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है, यानी फिर दोबारा से बदल जाती है, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर यानी कि आपका ये जो है पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, यानी कंडीशन अब बिल्कुल विपरीत हो जाती है। पहले क्या हो रहा था दोस्तों कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब हो रहा था और आपका दूसरी तरफ निम्न दाब हो रहा था। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि कुछ वर्षों कर परिस्थिति बदली और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर की ओर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगा। ओके दोस्तों, देखिए दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एनसो। एनसो जिसे एल नीनो या दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। एल नीनो क्या है दोस्तों? एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा एक लक्षण है। ये गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू में जो ठंडी जलधारा होती है दोस्तों, पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 5 या 2 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से होकर के गर्म जलधारा गुजरती है, जिसे एल नीनो कहते हैं। और दोस्तों इस दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। ओके दोस्तों, इसलिए इस पूरी घटना को एनसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एक चीज और बता दूं दोस्तों एल नीनो के बारे में। एल नीनो क्या है? दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है और यह गर्म समुद्री जलधारा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए मुख्य रूप से कहें तो एक जलवायु का पैटर्न है जिससे प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में समुद्र की सतह का तापमान और वायुमंडलीय दबाव में उतार चढ़ाव होता है। इसके 2 चरण माने जाते हैं, एक तो एल नीनो माना जाता है और ला नीनो। अब देखिए एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? जब समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म होता है तो एल नीनो कहलाता है। अब ला नीनो बता देता हूँ, जब तापमान सामान्य से ठंडा होता है तो वो ला नीना कहलाता है। ये एक वैश्विक घटना कहलाती है। यह दुनिया भर में सूखा, अतिवृष्टि और अन्य जलवायु परिवर्तन का कारण भी बनती है। ओके दोस्तों, पूरा मैंने आपको एल नीनो के बारे में समझा दिया है। ओके, अब देखिए एल नीनो के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। एल नीनो क्या है? स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, इसलिए बेबी क्राइस्ट को ये व्यक्त करता है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल यानी कि स्लो कर देती है, जैसे कि मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए मानसून का आगमन एवं वापसी कैसे होती है। अब देखिए भारत में मानसून का आगमन तो आप सब लोग जानते हैं, जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक माना जाता है। अगर उसकी दिनों में काउंटिंग करेंगे तो 100 से 120 दिनों के बीच होती है। अब देखिए मानसून प्रस्फुट या प्रस्फुटित होना है मानसून का फटना। तो देखिए मानसून आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। लगातार कई दिनों तक वर्षा जारी रहती है, आपकी धूप नहीं निकलती, बादल छाए रहते हैं, वर्षा होती रहती है। वो आपको मानसून का फटना या मानसून प्रस्फुट कहलाता है। और इसे मानसून से पूर्व जो हल्की बौछारें होती हैं उससे अलग माना जाता है। हल्की हल्की बौछारें अलग होती है, मानसून प्रस्फुट यानी कि एकदम लगातार बरसना, धूप नहीं निकलना, वो प्रस्फुट अलग कहलाता है। दोस्तों जनरली अगर देखें तो जून के जो प्रथम सप्ताह में जो मानसून है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद ही 2 भागों में बंट जाता है, एक आपकी अरब सागर शाखा में और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में। ओके दोस्तों, मैंने समझाने के लिए आपको बिल्कुल अलग अलग पार्टों में करके समझाने का प्रयास किया है। एनसीईआरटी में क्या है, आपको पूरा थ्योरेटिकल वे में लिख दिया गया है जिसे समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। मैंने यहाँ पर इसके शॉर्ट नोट के रूप में पॉइंट बना दिए हैं, समराइज कर दिया है, जिससे आप उस एनसीईआरटी को आसानी से अध्ययन कर सकें। देखिए अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा क्या है? लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है और यह एक तीव्र प्रकृति है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा आपकी सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भागों तक पहुंच जाती है। अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है। तो जून के प्रथम सप्ताह जो पहला सप्ताह होता है उसमें असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण क्या होता है, मानसूनी पवनें हवाएं होती हैं पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। और दिल्ली में जो सामान्यतः मानसूनी वर्षा क्या होता है बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है, यानी कि लगभग 29 जून तक होती है। अब देखिए जो आपकी अरब सागर की जो शाखा और बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं, ये दोनों गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून
पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ एवं पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। और दोस्तों पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी बारिश होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान आपका सूखा रहता है, बहुत ही कम बारिश होती है। अगर नापे आपकी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 0 से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही वहाँ पर वर्षा होती है। ओके दोस्तों, देखिए मध्य जुलाई तक मानसून आपका हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच जाता है। अब देखिए जो द्वीप समूह है भारत के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, तो मैप भी मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए लगाया हुआ है। अगर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इस विषय में दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये आपका लक्षद्वीप है। तो द्वीपों पर सबसे पहले वर्षा आपकी होती है, उस बारे में बता दूँ कि यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। ओके दोस्तों, ये तो था मानसून का आगमन। अब दोस्तों मानसून जब वापस लौटता है, देखिए मानसून के आगमन के बारे में यहाँ इस चित्र के जरिए भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति क्या रहती है, या भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति किस प्रकार से देखने को मिलती है। देखिए मानसून की वापसी कैसे होती है। सबसे पहले तो द्वीपों के बारे में ही बता देता हूँ। मानसून का आगमन मैंने आपको बता दिया। मानसून की वापसी भी क्रम से आपके दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय जो देश का शेष भाग होता है वह शीत ऋतु के प्रभाव में आ चुका होता है। ओके दोस्तों, तो जो द्वीप हैं आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उससे मानसून की वापसी के संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोनों द्वीप आपके एक पश्चिमी तट पर स्थित है और एक आपका पूर्वी तट पर ये द्वीप आपके स्थित हैं। और देखिए बाकी बात करें मानसून की वापसी की, तो देखिए मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून जो है प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरीके से पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति काफ़ी तीव्र रहती है। दिसंबर के प्रारंभ तक जो होता है देश के पूरे भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। अब हम मानसून का अध्ययन कर रहे हैं तो ऋतुओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ऋतुओं के बिना मानसून पूरा हो ही नहीं सकता। अब देखिए भारत में हमारी 4 प्रकार से महत्वपूर्ण ऋतुएं होती हैं, आप सब जानते हैं। इंडिया में शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, मानसून होता है और एक मानसून उत्तर यानी शरद ऋतु होती है। इन चारों ऋतुओं के बारे में ज़्यादातर इंडिया में सब लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखिए शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, मानसून से पहले की जो ऋतु होती है वो ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। और वर्षा ऋतु जो यानी कि मानसून का समय, मानसून उत्तर ऋतु यानी कि आपकी शरद ऋतु। यहाँ कंफ्यूज मत होना, या मानसून उत्तर जो दिया गया है वो शरद ऋतु के संदर्भ में दिया गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। देखिए शीत ऋतु के बारे में वैसे तो इंडिया में हर व्यक्ति जानता है, अगर नहीं जानते तो फिर भी डीपली अध्ययन करने के लिए मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु क्या होता है, यानी कि मिड नवंबर यानी मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक आपकी रहती है। भारत के उत्तरी भाग यानी कि भारत के उत्तरी भाग, हिमालय वाले भाग में और हिमालय के नीचे के राज्यों में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर आप बढ़ते हैं तो घटता जाता है। ओके दोस्तों, यानी कि नीचे से इंडिया के मैप की अगर बात करें तो इंडिया में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये तापमान आपका घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान अगर बात करें, इस तरफ हमारा पश्चिमी तट है और इस तरफ हमारा पूर्वी तट है। पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जबकि उत्तरी मैदान जो हमारा सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग है, उत्तरी मैदान जो है हमारा, तो उत्तरी मैदान में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म एवं रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात यानी कि बर्फ जो बरसती है सामान्य होता है और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात यानी बर्फ बरसती है। तो तुषारपात का मतलब आप ओस से समझ सकते हो, ओस की छोटी हल्की हल्की बूंदें बरसती रहती हैं। और हिमालय के ऊपरी भाग में तो डायरेक्ट आपकी हिम यानी कि बर्फबारी होती है। इस ऋतु में क्या होता है दोस्तों, देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। ये समुद्र से, ये स्थल से यानी जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में क्या रहता है, मौसम जो शुष्क रहता है, क्योंकि जो हवा चलती है स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इन हवा के कारण दोस्तों कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। अब देखिए शीत ऋतु में उत्तरी मैदान जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वह पश्चिमी या उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रभाव विशेष लक्षण देखने को मिलता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य
सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। यह पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए इस क्षेत्र में महावट भी पड़ती है, महावट यानी कि चिल्ले जो सर्दी होती है वो पड़ती है। इस शीतकाल में वर्षा पड़ती है, उसको महावट कहते हैं दोस्तों। और ये कुल मात्रा में कम होती है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। गेहूं तब तक पक नहीं सकता दोस्तों, गेहूं के अंदर तब तक गेहूं की बालियां नहीं निकलेंगी तब तक महावट नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो महावट इसलिए काफ़ी कंपलसरी मानी जाती है गेहूं की फसलों के लिए। और देखिए जो प्रायद्वीपीय भाग हैं, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन देखने को आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने पेज नंबर 9 की ओर। देखिए अब यहाँ हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु से क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ते हैं। देखिए सूर्य के उत्तर की ओर आवासीय गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। जैसे कि मैंने ITCZ के बारे में बताया आपको। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च में दक्कन का पठार यानी दक्षिण के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल महीना जब आता है आपका, अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान की अगर बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस यानी कि अत्यधिक गर्म रहता है। और देखिए रेगिस्तानी भाग की बात करें तो वहाँ तापमान आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंच जाता है, राजस्थान के थार मरुस्थल जो है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान आपका कम होता है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भाग हैं आपके, जो इंडिया के जो नीचे के हिस्से हैं, तो वहाँ पर दोस्तों दोनों साइड से आप द्वीप समूह है इस साइड भी, और ये हिंद महासागर से नीचे का पूरा हिस्सा 3 साइड से घिरा हुआ है। और देखिए देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। देखिए ग्रीष्म ऋतु की कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी आंधियाँ आती हैं, जैसे कि राजस्थान में लू जिसे बोलते हैं। ये आंधियाँ क्या होता है दोस्तों, कुछ आंधियाँ लाभदायक भी होती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम भी पहुँचाती हैं, क्योंकि तापमान जो अत्यधिक गर्म होता है उसको ये आंधियाँ जो शाम के टाइम पर आती हैं तो ठंडा कर देती हैं, तथा अपने साथ ठंडी हवा और हल्की वर्षा लेकर के आती हैं। दोस्तों लू राजस्थान के क्षेत्र में आती है, और यहाँ हम आंधियों की बात करते हैं जो ठंडी हवा लेकर के आती हैं। ठंडी हवा और हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी देखी जाती है। अब दोस्तों एक चीज़ और है, काल बैसाखी। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, और थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं, यह एक स्थानीय तूफान है जो बैसाख का महीना आता है आपका, अप्रैल मई महीने में आता है, तो उसमें यह आपका आता है। काल का अर्थ विनाशकारी होता है। इसका संबंध जो है इस विनाशकारी स्वभाव को दर्शाने के लिए काल शब्द इसके आगे जोड़ा गया, काल बैसाखी। इसमें क्या होता है, तेज हवाएं, गरज, बिजली, ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश होती है, जिससे कृषि और संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब देखिए दूसरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई, आम्र वर्षा। दोस्तों आम्र वर्षा क्या है कि इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, तथा प्राय से आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, आम के जल्दी पकने के कारण इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। देखिए जून महीने के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र होती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। अब देखिए दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है, यहाँ दो चीज़ें, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है दक्षिणी समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि वे गर्म पवनें महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लेकर के आती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं, यानी कि इनकी स्पीड हाई होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हैं। सुदूर यानी काफ़ी दूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने के अंतर पहुंच जाती हैं। अब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून को समझिए। तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है।
मौसम के आरंभ में पश्चिमी घाट जो है आपका, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ आपका लक्षद्वीप स्थित, ये रहा पश्चिमी घाट जहाँ लक्षद्वीप स्थित है। पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार जो पूरा आप देख रहे हैं, पूरा दक्कन का पठारी कहलाता है, दक्षिण वाला भाग एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। उत्तरी पूर्वी भाग कौन से दोस्तों? आपके ये वाले और ये वाले उत्तरी पूर्वी भागों में हमारी ये वाली वर्षा अधिकतर होती है। देखिए, खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मौसिनराम जो है विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की आपकी वर्षा दर्ज की जाती है। अब देखिए, मौसिनराम के बारे में बता देता हूँ। मौसिनराम क्या है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह इन गुफाओं का चित्र लगा करके मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये क्या होता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे एक प्रकार की गुफाएं, जिनमें से कुछ चीज़ें नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं और कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। तो इसे समझते हैं। इस प्रकार की गुफाएं पूरे विश्व भर में मौजूद हैं, जिसमें मौसिनराम भी शामिल है। ये संरचनाएं गुफाओं की छतों से लटकने वाली स्टेलेक्टाइट और जमीन से ऊपर उठने वाली स्टेलेक्साइट से बनती हैं, जो पानी से खनिजों के जमाव के कारण आपकी बनती हैं। अब देखिए, कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं मानसून में कि वर्षा में विराम भी आ जाता है। विराम यानी कि रुकना। देखिए, मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम है। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, यानी कि आर्द्र भी अंतराल आता है और शुष्क भी, दोनों प्रकार के अंतराल देखने को मिलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गणित की गति से संबंधित होते हैं। देखिए, विभिन्न कारणों से गणित और इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। देखिए, जब मानसून के गणित का जो अक्ष है मैदान के ऊपर होता है, तो इन भागों में भारी वर्षा दर्ज की जाती है। दूसरी ओर जब इनका अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है, यानी कि वर्षा नहीं पड़ती। तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल संग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। ओके दोस्तों, यानी कि अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदान तो शुष्क हो जाते हैं, और जबकि हिमालय की नदियों वाले क्षेत्र होते हैं वो विस्तृत वर्षा पाई जाती है। देखिए, इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आती हैं क्योंकि नदियां अपने पूर्ण प्रवाह के साथ प्रवाहित होने लगती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में ही तो बहेंगी नदियां हिमालय से निकल करके, तो वो बाढ़ आती है एवं जान माल की भारी क्षति दर्ज की जाती है या देखने को मिलती है। देखिए, वर्षा का वितरण। देखिए, पश्चिमी तट कहाँ है? पश्चिमी तट ये रहा। काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, अब तो आपको समझ जाना चाहिए पश्चिमी तट कौन सा है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत कौन सा? ये रहा। उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान कौन सा? ये रहा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटा पंजाब इस साइड पड़ता है, पंजाब ऊपर की तरफ, हरियाणा जस्ट नीचे पड़ता है, हरियाणा और गुजरात हमारा यहाँ पड़ता है, इस साइड में हमारा गुजरात है। तो इन भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगर दक्षिणी पठार की बात करें इस वाले हिस्से की, इसके आंतरिक भागों या सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। अब बात करें जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण जो होता है काफ़ी कम होता है, और देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, यानी कि मीडियम रहती है। हिमपात यानी कि बर्फबारी हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, क्योंकि अगर कृषि वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा तो फसल आपकी समाप्त हो जाएगी, कृषि समाप्त हो जाएगी। देखिए, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक होने वाली वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है यानी किसी वर्ष ज़्यादा वर्षा होती है और किसी वर्ष कम वर्षा होती है। देखिए, वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि आपका राजस्थान है, काफ़ी कम वर्षा होती है। गुजरात का कच्छ है, गुजरात के कुछ भाग और कच्छ का क्षेत्र है, तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है।
अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है, सूखे की समस्या बनी रहती है। पहले राजस्थान में अकाल काफ़ी आते थे वर्षा की कमी के कारण, जिन्हें छप्पनिया अकाल कहा जाता था। उस समय वहाँ पर आपकी कैक्टस जैसे पौधे तक सूख जाया करते थे। देखिए, मानसूनी एकता का परिचय है कि ये भारत के संदर्भ में बात कही गई है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो हिमालय पर्वत जो है वो अत्यंत ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकता है और भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार आपका जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ओके दोस्तों, देखिए प्रायद्वीपीय पठार 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इस समकालीन प्रभाव के कारण तापमान की दिशा में बहुत अधिक अंतर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, देखिए वर्षा की अनिश्चितता तथा उसके असमान वितरण मानसून की एक विशिष्ट लक्षण को दर्शाता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य की बात करें तो इसके जीव वनस्पति, इसका कृषि चक्र, जो फसलें होती हैं साल भर, मानव जीवन तथा उसके त्यौहार और उत्सव जैसे कि बैसाखी है, दीपावली है, होली है, सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। आप देखिए, होली मनाई जाती है, फसल उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद दीपावली फसलों के बाद ही मनाई जाती है, तीज त्योहार, और यहाँ तक कि भारत में शादी भी फसल कटने के बाद ही होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ओके दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि पानी जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। बिना पानी के फसल नहीं होगी, गेहूं नहीं होगा, मानव के जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर व्यक्ति मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करता है। और मानसून के आगमन से हमें साल भर के लिए जल की उपलब्धता मिल जाती है। और मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ इन जलों का संवहन करती हैं। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।